नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। आप जो सरकार कहे उस हिसाब से चलें तो मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप कितना ही बड़ा झूठ बोल सकते हैं, कितना भी बड़ा डर फैला सकते हैं, इस समाज में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, इस समाज में आप पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सारा माफ़ है। खुली और साफ बात बोलता हूँ। भारत में कोरोना वायरस के नाम पर, थर्ड वेव के नाम पर भयंकर डर फैलाने की कोशिश की गई। दुर्भाग्य से ऐसे लोग लगातार बयान देते रहे सरकार की तरफ से, जिनकी विशेषज्ञता नहीं थी, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं थे, जिनको कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में पता नहीं था, जिनको एपिडेमियोलॉजी के बारे में नहीं पता था, लेकिन वो बयान देते थे, धड़ल्ले से बयान देते थे। कोई अपने इंस्टीट्यूट का चीफ है, कोई कहीं सरकारी संस्था में बैठा हुआ, कहीं बैठा हुआ है, और इन लोगों ने जितना नुकसान पहुंचाया इस देश को, वो हम सब देख रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ उदाहरण लेके आया हूं, जिनके ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि इस देश में किस तरह से लगातार एक कोशिश की जाती रही लोगों के अंदर डर पैदा करने की। अब आज के वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि क्योंकि आप सब जानते हैं, मेरे वीडियो लगातार देखते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है। इसके अलावा जहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है वहाँ एक बार कोड भी है, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। अभी हाजिर हुआ, कुछ सेकंड का समय चाहिए। अब नवंबर ख़त्म होने वाला है। अभी तक हिंदुस्तान में लाखों लोगों को इन्फेक्टेड हो जाना चाहिए था, बच्चों को अस्पताल में तड़पना चाहिए था, बच्चों के ऊपर बड़े बड़े ICU होने चाहिए थे जिनके अंदर बच्चों को भर्ती किया गया होता। इस हिंदुस्तान में गली गली में वायरस होना चाहिए था, ऑक्सीजन की किल्लत होनी चाहिए थी, और पता नहीं क्या क्या होना चाहिए था। अब तक जिस तरह के भविष्यवाणियाँ इस देश के जो काबिल अयोग्य लोग हैं उन्होंने की थी, अयोग्य पूरी तरह नहीं है, लेकिन कम से कम जिस फील्ड में वो भविष्यवाणी कर रहे थे उस फील्ड में उनका दखल नहीं है। एक एक करके आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी भविष्यवाणियाँ हुई और कौन कौन से खौफ आपको दिखाए गए, और जो बाद में हम सब के लिए मुसीबत की जड़ बने। सबसे पहले बात करता हूँ इस देश की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव संस्था जो आउट ऑफ द वे जाकर इस बीमारी का मैनेजमेंट कर रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने और मोदी जी ने क्या सोचा मुझे पता नहीं, लेकिन इस हिंदुस्तान में पहले से सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल है, CDC इंडिया है, जिसका काम बीमारी के नियंत्रण का है। उस संस्थान को नज़रअंदाज कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया गया। हमारा CDC जो है वो एक तरफ कोने में पड़ा रहा, और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, जिसका काम ये है कि जो प्रयोग हो रहे हैं मेडिकल साइंस की दुनिया में, नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान दे, उन प्रयोगों को की देखरेख करे, मॉनिटरिंग करे, उनकी वैलिडिटी को समझे, और कोई प्रयोग सफल हो जाता है तो उसके बारे में दुनिया को सूचनाएं दे। ये काम है ICMR का, और इस ICMR ने लगातार कोविड में CDC की तरह काम किया। फील्ड की एक्सपर्टीज़ नहीं थी, लेकिन सरकार के मन की बात वो करते रहे, कहते रहे। जितना सरकार चाहती थी उतना डराते रहे, तो उनका इस्तकबाल बुलंद रहा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ICMR की भविष्यवाणी। ICMR में बाकायदा ये रिकॉर्ड पे है, अगस्त के महीने में सब अखबारों में छपा था, थर्ड वेव आएगी, इस बात की भविष्यवाणी की थी। अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर भी निकल ही रहा है, और थर्ड वेव के बारे में कहीं कोई दूर तक लेना देना थर्ड वेव से नहीं है। लेकिन इस देश की इतनी बड़ी संस्था ने लोगों के अंदर भय पैदा किया, किस आधार पर किया, ये पूछा जाना चाहिए कि इसका आधार क्या था, और जब तक ये आधार ना बताएं तब तक इनसे सवाल पूछे जाना चाहिए। मैं कहूँगा सब लोग ट्वीट करके पूछें कि वह आपका आधार क्या था। दूसरा नंबर आता है, एक से एक विद्वान हैं हमारे WHO चीफ का। अब आप कहेंगे कि मैं तो WHO के पर्सनर्स को कह रहा था कि नहीं वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में WHO चीफ ने भी वो काम किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि थर्ड वेव शुरू हो चुकी है भारत में, और थर्ड वेव अपने शुरुआती चरण में है। कौन सा स्केल से नापते हैं, कौन सा गणित से नापते हैं, आज तक उस थर्ड वेव का कोई अता पता नहीं है जिसको कि वो कह रहे थे कि वो शुरू हो चुकी है। ये इस दुनिया में इस देश के लोगों को लगातार डराए रखने का कार्यक्रम चला है।
अब मैं आपको तीसरी चीज़ बताता हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका काम जो होता है, उसका काम होता है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट, भूकंप आए, दूसरी प्राकृतिक आपदाएं आए, दूसरी चीज़ें आएँ, उनका प्रबंधन करना और कोरोना का भी प्रबंधन करना, क्योंकि उनको जैसे जैसे कहा जाए उनको प्रबंधन करना है। उन्होंने एक तो क्या है कि हमारे ये बड़े लोग हैं ना, पहले सरकार आपस में बात नहीं करती, जनता में पहले पहुंचते हैं, अखबार में पहले फ़ोटो छपवाते हैं। अब हुआ क्या कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि भारत में रोज़ाना 1 लाख केस आने वाले हैं और बच्चे और बड़े समान रूप से प्रभावित होंगे। कौन सा साइंस कहाँ से लाए, किस आधार पर ये बताया, इसको कोई बताने वाला नहीं है कि आने वाली महामारी बच्चों में फैलेगी और अभी तक वाली बच्चों में नहीं फैली थी। तो क्यों नहीं फैली थी, इसका क्या आधार था? सिर्फ एक बात कहते थे, अभी तक बच्चों में नहीं फैली इसलिए बच्चों में फैल जाएगी। ये कोई बात हुई? ये कोई साइंस हुआ? लेकिन आपको हमको डराने की कोशिशें लगातार होती रहीं और ये कोशिशें अभी तक जारी हैं। और ये रिपोर्ट बाकायदा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की थी, ये पीएमओ को सौंपी गई, प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी गई। जो प्रधानमंत्री कार्यालय को कोई रिपोर्ट जाती है तो उसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है, उस पर कामकाज शुरू हो जाता है। आपको याद होगा, तीसरी लहर के नाम पर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पे बच्चों के लिए फैसिलिटी बनाई जाने लगी, बच्चों के आईसीयू बनाए जाने लग गए, बच्चों के लिए कई तरह की सुविधाएं उनके, क्योंकि बच्चों का पूरा ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल फ़र्क होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें बताया था आपको कि कैसे स्टेथोस्कोप तक बच्चों का फ़र्क होता है, उनकी सिरिंज फ़र्क होती है, उनकी हर चीज़ फ़र्क होती है, उसका जो ड्रिप सेट होता है उनका वो भी फ़र्क होता है, उनका आईसीयू फ़र्क होता है, उनके नेबुलाइज़र के मास्क फ़र्क होते हैं, सब चीज़ें फ़र्क होती हैं। और आपको अगर तीसरी लहर आ रही है तो सामान ख़रीदना पड़ेगा। उसकी ख़रीदारी के लिए कई राज्यों ने घोषणा की थी और वो लगातार होता रहा। और ये रिपोर्ट सौंप के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइड हो गया और अभी तक पूरी दुनिया ऐसी में है कि भैया बड़ा ख़तरा हो गया है, अब तो तीसरी लहर आने वाली है, अब सोचिए। और ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो उनकी फील्ड नहीं थी, लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं थे। और जो एक्सपर्ट थे, जो कम्युनिटी मेडिसिन के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं एम्स के डॉक्टर संजय रॉय, उनको उनकी ही इंस्टीट्यूट का चीफ जो है वो अपनी फ़ोटो दिखाने के चक्कर में रहता है, इसलिए उसने उनको कभी आगे नहीं किया। और उनकी अगर राय ली होती, या हिंदुस्तान में जितने भी कम्युनिटी मेडिसिन के दूसरे एक्सपर्ट हैं उनकी राय ली होती, तो ये बेवकूफ़ाना काम ना हुए होते और जनता में भय ना फैला होता। और मुझे नहीं लगता कि किसी की नीयत भी रही होगी कि भय ना फैले, अब जो हालात सामने आ रहे हैं। तीसरी चीज़ मैं आपके सामने आता हूँ, गृह मंत्रालय के पैनल ने कहा कि सितंबर अक्टूबर में तीसरी लहर आएगी। उसके बाद नवंबर दिसंबर भी हो गया है, तीसरी लहर कहाँ है? किस आधार पे कहा? कौआ कान ले गया। अगर एक आदमी ने कह दिया तीसरी लहर आएगी तो दूसरा भी बोलेगा तीसरी लहर आएगी, दूसरे ने कह दिया तीसरी लहर आएगी तो तीसरा भी बोलेगा तीसरी लहर आएगी। इस तरह से लगातार तीसरी लहर लाने की लहर चल रही थी इस देश में। और क्यों चल रही थी मुझे नहीं पता। इन सब के पास कौन जाके इनके कान में बोल रहा था कि तीसरी लहर आने वाली है? क्या आधार था? अभी तक मुझे तो कहीं पढ़ने को मिला नहीं, कहीं हो तो आप मुझे बताइएगा। अब आगे आता हूँ, महेंद्र अग्रवाल साहब हैं IIT कानपुर में। कोविड की गंगा बह रही है तो मैं भी अपने हाथ धो लूँ। वो क्या करते थे कि एक साइंटिफिक वो करके, मतलब कंप्यूटर में गणित लगा के एक रिपोर्ट रिलीज करते थे कि अब तीसरी लहर आएगी और उसमें नए नए वेरिएंट आएंगे और हो सकता है सितंबर में ही थर्ड वेव आ जाए, अगर ज़्यादा वेरिएंट आ गए तो, नहीं तो अक्टूबर में आएगी। वो कंप्यूटर के हिसाब से कि पहले एक दिन में इतना वायरस बढ़ा तो 2 दिन में इतना बढ़ेगा, 4 दिन में इतना बढ़ेगा, ऐसे कह के उन्होंने। अब देखिए, कंप्यूटर विज्ञानी जब समाज के बारे में भविष्यवाणी करेगा तो ऐसे ही करेगा ना। आप ये बताइए, उसको पता है कि क्या होती है इम्यूनिटी, उसको पता है कि क्या होती है एंटीबॉडीज़, उसको पता है कि क्या होती है टी मेमोरी सेल, उसको पता है कि किस तरह से समाज के अंदर जो है वो कोरोना के लिए इम्यूनिटी बन रही है, शरीर कोरोना के स्प्रेड से कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन उस आदमी की रिपोर्ट पूरे अखबारों में छपी थी, सारे अखबार वालों ने भी उसका मज़ा लिया। अब क्यों लिया, क्या रहा, ये सब मैंने कहा मैं आपको हमेशा अपना चैनल देखते हैं आप मेरे, मैं आपको बताऊंगा नहीं भाई साहब कि ये सब लोग ऐसे ऐसे क्यों डरा रहे थे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। इसके अलावा आ जाइए रणदीप गुलेरिया साहब, उनकी फील्ड ही अलग है, लेकिन चूँकि वो एम्स के चीफ़ हैं और छपास के पुराने रोगी हैं, लंबे समय से वो अपने इंटरव्यू देने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। आज से नहीं, जब एम्स में नहीं थे तब भी। तो गुलेरिया साहब ने कहा है कि जिस तरह से, जब उन्होंने कहा था जिस तरह से भीड़ लग रही है, दिवाली की शॉपिंग के लिए लोग निकल रहे हैं
और ईद के बाज़ार में भीड़ लग रही है, अब तो पक्का आएगी तीसरी लहर और कोई रोक नहीं सकता है, और इसको नहीं रोका गया तो 6 से 8 हफ्ते में तीसरी लहर आ जाएगी। ये बात जून में कही थी उन्होंने। मतलब वो उनको लग रहा था कि अब तीसरी लहर पक्का आ जाएगी। जैसे ही लोगों की भीड़ लगती, सब लोग अपने इल्हाम से अपने दिमाग में कुछ कुछ सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं और उस पर भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, तीसरी लहर आएगी, दूसरी लहर आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हकीकत क्या निकली? तीसरी लहर देखिए आप, मेरा पूरा जो रंग आपको दिख रहा है पूरा लाल दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ का आसमान बहुत अच्छा गुलाबी हो रहा है इस समय, यहाँ का मौसम ऐसा हो रहा है। मुंबई की मेयर साहब, लोग मेरे यहाँ पे आके कहते थे आप तो कहते थे ये, आप तो कहते थे वो, मैं भी अब बताऊँगा आपको कि मैं क्या कहता था। और यहाँ तो महाराष्ट्र में तीसरी लहर आ गई, क्योंकि मुंबई की मेयर ने कह दिया कि तीसरी लहर आ चुकी है। लेकिन मैडम जी को बाद में पता चला यार मैंने तो कुछ और बोल दिया, तो बाद में वो अपने आप सुधार करने लगे और कहने लगे नहीं, तीसरी लहर दरवाजे पर खड़ी है, ये हमने कहा था। बिला वजह से इतने सारे जो एक्सपर्ट थे, जो नॉन एक्सपर्ट थे, जिनका स्पेशलाइजेशन नहीं है इस फील्ड का, वो भविष्यवाणी किए पड़े थे। लेकिन एक ऐसा आदमी था जिसका स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसने सही भविष्यवाणी की। उस आदमी ने लिखा तीसरी लहर की ऐसी तैसी, और तीसरी लहर अब नहीं आएगी, तीसरी लहर आ ही नहीं सकती है। उसने लिखा कि किस तरह से लोगों के अंदर सीरो सर्वे में इम्यूनिटी बन गई है, उसने डाटा दिया। उस आदमी का वीडियो इसी चैनल पे उपलब्ध है। और इस चैनल पे किस आदमी का वीडियो उपलब्ध होता है? आपके सामने खड़ा है। अब देखिए, अगर मैं एक रॉ आदमी सही अंदाज़ा लगा सकता हूँ, तो ये लोग आधे एक्सपर्ट तो थे ही ना, ये सही अंदाज़ा क्यों नहीं लगा सकते? ये बड़ा सवाल है। ये अंदाज़ा सही लगा नहीं सकते या लगाना नहीं चाहते थे, ये भी बड़ा सवाल है। और ये बिल्कुल सवाल नहीं है कि ये अंदाज़ा लगाना क्यों नहीं चाहते थे। इनके सब के गणित मैं सबको कई बार समझा चुका हूँ। जो मेरे दर्शक हैं सब जानते हैं, सबको पता है कि कौन सी चीज़ थी जिसकी बिक्री बढ़ाने के लिए ये लोग लगे हुए थे। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये जितने सारे लोगों ने मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है समाज में, उनके वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट किए जाने चाहिए थे। आप जो चाहते हैं उसके पक्ष में कोई झूठ भी बोलेगा तो पास होगा, कोई झूठ भी बोले तो आपको मंजूर है, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो बोल रहे हैं। और आप जो नहीं चाहते वो सच बोलने वाला भी सेंसरशिप का शिकार होगा। ये गलत है। कार्रवाई हो तो बराबर हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें, ये संदेश लोगों तक पहुंचाएं। बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं, अब पहले से कम लोग शेयर करें। अगर शेयर नहीं करेंगे तो धमाका नहीं होगा। दूर दूर तक आवाज़ जानी चाहिए, पता चलना चाहिए कि कौन कौन से बड़े लोग जिन पे हम भरोसा करते रहे वो विश्वासघात करते रहे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर लगा हो तो इस पे ज़रूर एक ठीक के वाला निशान, लाइक का निशान मारें। नमस्कार, जय हिंद।